बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, मुझे कोई बच्चा बता दे कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? चलें चलें, थैंक यू बेटा। तो बेटा, आप आज हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू करना है, जो कि मीटिंग्स के बारे में है और इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। मैनेजमेंट और मीटिंग का ये वाला पोर्शन ओवरऑल वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग्स कंपनी के अंदर किस किस तरह की मीटिंग्स हो रही होती हैं, कब कब हो रही होती हैं, किस तरह रेजोल्यूशंस पास हो रही होती हैं, किस तरह उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है, कुछ इस तरह की बातें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम मीटिंग्स की बात करें मेरे बच्चे, एक तो हम मीटिंग्स कुछ तो डिस्कस करके आ भी गए। हमने ये डिस्कस किया हुआ कि कुछ लोग जब मिलकर कंपनी बना रहे होते हैं, जब कुछ लोग मिलकर कंपनी बना रहे होते हैं मेरे बच्चे, जिस दिन इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी उस दिन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई थी। कंपनी खुद से एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई और इस सेपरेट लीगल एंटिटी की जो मैनेजमेंट थी वो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सपुर्द कर दी थी। और मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर हमने देखा कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, इनकी भी कुछ मीटिंग्स हो रही होती हैं। इनकी मीटिंग्स हो रही होती हैं क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स के जो भी उस कंपनी को मैनेज करने के लिए फैसले होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन के थ्रू डायरेक्टर्स की मीटिंग में होते हैं। तो जो कंपनी को चलाने वाले हैं, जिनके सपुर्द हमने कंपनी की है, उनकी भी बड़ी सारी मीटिंग्स हो रही होती हैं। और जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिनका पैसा लगा हुआ है, तो मेरे बच्चे इनकी भी काफी मीटिंग्स हो रही होती हैं। इनकी भी मीटिंग्स हो रही होती है। ये हरगज इस तरह का मामला नहीं कि इन्होंने एक दफा कंपनी बनाई, उसमें शेयर होल्डिंग है इन लोगों की और ये सुकून से घर बैठे होंगे, उसके बाद सिर्फ साल के बाद इनके घर कोई प्रॉफिट का हिस्सा भेज दिया जाता होगा। ऐसी बात हरगज नहीं। जैसा जो कंपनी को चलाने वाले हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उनकी मीटिंग हो रही होती है, उसी तरह मेरे बच्चे ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी के ऑनर्स हैं, इनकी भी मीटिंग्स हो रही होती हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो कंपनी को चला रहे थे, आगे उन्होंने मजीद, अगर हम कहेंगे कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, एक कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने आगे मजीद कंपनी के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपस में बांटा होता है। वो कहता है कि तूने एचआर का मामला देखना है, किसी ने उसका रेम्यूनरेशन का मामला देखना है, किसी ने फाइनेंस का मामला देखना है। तो इस तरह आगे हमने एक एक दो दो डायरेक्टर्स के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। तो मेरे बच्चे, इसको हम कहते हैं कमेटीज ऑफ डायरेक्टर्स। हमने आगे डायरेक्टर्स की कुछ कमेटीज भी बनाई होती हैं। बोर्ड भी अपनी जगह के ऊपर काम कर रहा होता है और ये जो कमेटीज हैं वो भी अपनी जगह के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो कमेटीज की भी मीटिंग होती है। जैसे अगर हमने इन दो लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक रेम्यूनरेशन कमेटी बना दी है, रेम्यूनरेशन कमेटी बना दी है, इन दो लोगों के ऊपर मुश्तमिल हमने एचआर कमेटी बना दी है, इन दो लोगों के ऊपर मुश्तमिल हमने मार्केटिंग कमेटी बना दी है। तो इस तरह की कमेटीज ने भी अपना काम करना है। इनकी अपनी कमेटीज की जब मीटिंग हो रही होगी तो रेलिवेंट डायरेक्टर उस कमेटी की मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो डायरेक्टर्स की हम देख चुके कि दो तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। एक ओवरऑल बोर्ड की मीटिंग और दूसरा इनकी आगे कुछ कमेटीज की मीटिंग हो रही होती है। और जब हम आते हैं मेंबर्स की तरफ, मेरे बच्चे, हमें याद होगा हमने चैप्टर नंबर 14 में इसको डिस्कस किया है कि मेंबर्स की आगे हमने शेयर जो कंपनी के शेयर से शेयर कैपिटल था, उससे हमने कुछ क्लासेस का भी जिक्र किया था कि शेयर कैपिटल कई काइंड्स का और कई आगे क्लासेस का हो सकता है। तो कंपनी के जो मेंबर हैं, इनकी दो तरह की मीटिंग्स हो रही होती हैं। एक मेरे बच्चे जिसका नाम हम रखेंगे जनरल मीटिंग और दूसरा क्लास मीटिंग्स। यानी कि जनरल मीटिंग भी हो रही होती हैं और मेंबर्स की कुछ क्लास मीटिंग्स भी हो रही होती हैं। अब अगर हम बात करें कि जनरल मीटिंग कौन कौन सी हैं, मेरे बच्चे याद रख लीजिएगा, 3 जनरल मीटिंग हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है, एक हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है और एक हमारी स्टैट्यूटरी मीटिंग है। ये 3 मीटिंग्स मेरे बच्चे हमने जनरल मीटिंग के अंदर, याद रख लीजिएगा, जनरल मीटिंग की कोई चौथी कोई टाइप नहीं है। जनरल मीटिंग की हरगज भी कोई चौथी टाइप नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यूज भी है, इसलिए इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कंपनी की जो जनरल मीटिंग है ये 3 तरह की होती हैं और इसके अलावा कुछ क्लास, अगर कोई खास क्लास के शेयर्स हमने ऑफर कर रखे हैं तो उस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी भी मीटिंग हो रही होती है। तो ये इस तरह मेरे बच्चे हमने ये चैप्टर के अंदर ये मीटिंग्स को डिस्कस करना है। और याद रखो, ये जो चैप्टर है ये जनरल मीटिंग से रिलेटेड है। हमारे ये जो चैप्टर है
ये जनरल मीटिंग से रिलेटेड है। जैसे अभी हमने इसको देख लिया कि कंपनी की अगर हम मीटिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ मीटिंग को देखें तो कुछ मीटिंग मेरे बच्चे डायरेक्टर्स की हैं और कुछ मेंबर्स की मीटिंग है। और जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है उनको हम बोर्ड मीटिंग कह रहे होते हैं, और जो मेंबर्स की, चलें डायरेक्टर्स की मीटिंग में बोर्ड मीटिंग भी है और कुछ कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। और अगर हम मेंबर्स की बात कर रहे हो तो मेंबर्स की मीटिंग को मेंबर्स की मीटिंग भी कह सकते हैं, या इसको जनरल मीटिंग भी कह सकते हैं, या इसमें कुछ क्लास मीटिंग्स भी हो सकती हैं। और जनरल मीटिंग मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि जनरल मीटिंग 3 तरह की होती हैं। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग है, एक एनुअल जनरल मीटिंग है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। तो ये तीन तरह की मीटिंग्स हो रही होती हैं जनरल मीटिंग। और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, ये सारे का सारा जनरल मीटिंग से रिलेटेड है, जो मेंबर्स की मीटिंग हो रही होंगी। क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग जो हो रही होती थी वो तो हमने डायरेक्टर्स के एरिया में, मैनेजमेंट के एरिया में डिस्कस कर लिया कि इनकी मीटिंग्स किस तरह हो रही होती हैं। आगे मजीद इसके ऊपर हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं डिस्कस करना। यहां पे जो डिस्कशन है वो सारी की सारी जनरल मीटिंग से रिलेटेड है। अब मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, कहते देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर, नेमली बोर्ड मीटिंग्स व्हिच मे बी अटेंडेड बाय ऑल द बोर्ड। कहता है कि बोर्ड मीटिंग में सारे का सारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सारे के सारे डायरेक्टर उस मीटिंग में आके बैठ सकते हैं। और जब मीटिंग्स ऑफ कमेटी हो रही होगी इन विच सिलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क असाइन टू दोज कमिटीज। जिस तरह मेरे बच्चे अभी हमने डिस्कस किया। और इवन हमारा ये जो पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट होता है, वहां पर भी इसी तरह का मामला चल रहा था। एक होती है हमारी वफाकी कबीना। वफाकी कबीना जो कि ओवरऑल वफाक के कुछ उनको वजारतें दी गई होती हैं, उन अपनी अपनी वजारतों को भी देख रहे होते हैं। एक ओवरऑल उनका वफाक में रोल होता है। आगे इनकी कुछ डिफरेंट तरह की कमेटीज बना रखी होती हैं, चाहे वो मान लो ऑयल के मामला को देखने के लिए हो, महंगाई के मामला को देखने के लिए हो, फलानी चीज को देखने के लिए हो। तो उन वफाकी कबीना की जो मीटिंग है वो ओवरऑल भी हो रही होती है। आगे इनकी जो कमेटीज होती हैं उनकी भी मीटिंग्स हो रही होती हैं। वो भी मुल्क को चलाने वाले हैं ना, वो भी मुल्क की मैनेजमेंट के लोग हैं। इसी तरह जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं मेरे बच्चे, हमने इन डायरेक्टर्स को, एक तो इन्होंने आपस में कुछ डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, उसके बाद कुछ इनकी कमेटीज बनी होती हैं। तो डायरेक्टर्स ओवरऑल बोर्ड की मीटिंग भी होती है। आगे इनकी जो खास कमेटी का कोई मामला हो, एचआर का कोई मामला है, कोई रेम्यूनरेशन का मामला है, तो आगे कमेटी की मीटिंग भी हो रही होती है। तो मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड मीटिंग भी है और कमेटी मीटिंग्स भी है। अब अगर हम, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स की बात करें, कहता है कि 2 तरह की जनरल मीटिंग्स हो सकती हैं। देयर आर 2 जनरल मीटिंग्स, जनरल कैटेगरी, सॉरी जनरल मीटिंग तो हमेशा, जिस तरह मैंने कहा कि वो तो 3 तरह की वही है। ये मैं भी जरा थोड़ा सा एक दफा रुका, मैंने देखा कि मैं किस तरह कह रहा हूं। देयर आर 2 जनरल कैटेगरीज ऑफ मीटिंग्स ऑफ मेंबर। ये मेंबर्स की मीटिंग की कहता है कि 2 तरह की जनरल कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक जनरल मीटिंग, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, ये सारे का सारा चैप्टर है, और एक क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग तो वो 3 तरह की मीटिंग, और डेफिनेशन भी पूछ सकता है जनरल मीटिंग की। जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? वो मीटिंग, उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास कंपनी के वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होते हैं। अगर एक बंदे ने ऐसी क्लास खरीद रखी है जिसके साथ वोटिंग राइट ही नहीं है, या प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रखे होते हैं, उनको तो मेरे बच्चे कंपनी की उस जनरल मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं होती। क्योंकि जिस बंदे के पास वोट ही ना हो, वो वहां पे फैसला जब कोई हो रहा हो उसमें कोई पार्टिसिपेट ही ना कर सकता हो, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही ना हो सकता हो, वोट ही ना कास्ट कर सकता हो, उसको जनरल मीटिंग अटेंड करने की हरगज भी ना तो जरूरत होती है ना ही इजाजत होती है। तो जनरल मीटिंग को कौन मेंबर अटेंड करते हैं मेरे बच्चे? वो मेंबर अटेंड कर रहे होते हैं जिनके पास उस मीटिंग को अटेंड करने का और उसमें वोट कास्ट करने का राइट होता है। तो जनरल मीटिंग इन विच ऑल द मेंबर्स हु आर इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स में पार्टिसिपेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। और क्लास मीटिंग, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर में मजीद क्लासेस हो सकती हैं जिनके साथ वोटिंग राइट ना हो। जिनके साथ वोटिंग राइट ना हो वो नहीं जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते, ऑर्डिनरी शेयर्स। अदरवाइज जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर हो और उनके साथ वोटिंग राइट भी हो, वो तो लाजमी तौर पर जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। जनरल मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये भी आगे हमने मजीद डिटेल में भी डिस्कस करना है इसी चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस दफा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। यहाँ पे तो जस्ट सरसरी सा जिक्र कर रहा है, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस करना है आगे। जनरल मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि इसको कौन चेयर करता है जनरल मीटिंग जब भी हो रही होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन है वही यहाँ पे आके उस दिन, मीटिंग वाले दिन चेयरमैन बन रहा होगा। एंड अदर डायरेक्टर आल्सो अटेंड, और बाकी डायरेक्टर भी इस जनरल मीटिंग को अटेंड करते हैं। अब जब डायरेक्टर जनरल मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, ये उनका राइट है,
अटेंड करें या ना करें। और जनरल मीटिंग, एक मैं और चीज आपको बता दूं, जनरल मीटिंग किसी भी मेंबर के लिए हरगज भी लाजमी नहीं होती कि वो मीटिंग में आके बैठे। डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमने डिस्कस किया था ना, अगर कोई डायरेक्टर लगातार 3 मीटिंग में शामिल नहीं होता कंपनी की, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता था, उसका ऑफिस वकेट हो जाता था। लेकिन मेंबर्स की मीटिंग में याद रखिएगा, हरगज भी इस तरह की बात नहीं होती कि कोई मेंबर अगर मीटिंग में आके नहीं बैठ रहा या वो नहीं अटेंड करना चाहता, या कोई डायरेक्टर है चाहे वो मीटिंग में आए या ना आए, कोई चेयरमैन है ओवरऑल बोर्ड का, वो मीटिंग में आए ना आए, इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होती। कहता है कि जनरल मीटिंग को चेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन। हम आगे देखेंगे कि अगर वो एब्सेंट हो तो डायरेक्टर में से कोई बंदा चेयरमैन बन जाता है, और डायरेक्टर भी अगर एब्सेंट हो तो फिर मेंबर में से किसी बंदे को चेयरमैन के तौर पे इलेक्ट कर लिया जाता है। However, the directors do not have a right to vote at a general meeting unless they are also member of the company। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ डायरेक्टर, वो 4 तरह के डायरेक्टर अगर आपको याद हो, जिनका मेंबर होना जरूरी नहीं होता, कि ये बगैर मेंबर के भी, यानी कि कंपनी की शेयर होल्डिंग के भी वो कुछ लोग कंपनी के डायरेक्टर बन रहे थे। तो मेरे बच्चे, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो जब जनरल मीटिंग में बैठ रहे होंगे, वहां पे अगर एज ए मेंबर वहां पे बैठ रहे होंगे और डायरेक्टर की हैसियत से भी बैठे होंगे, लेकिन अगर वोट कास्ट करने की बारी आएगी, अगर तो वो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मेंबर डायरेक्टर हैं, फिर तो मेरे बच्चे वहां पे एज ए मेंबर भी वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी के मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, तो वहां पे मीटिंग अटेंड करने का उनको राइट है। क्योंकि ऊपर हमने जनरल मीटिंग डिस्कस की थी ना, वो मीटिंग अटेंड करते हैं जिनके पास वोटिंग राइट हो, वहां पे वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स ही नहीं होते, वो कंपनी के मेंबर ही नहीं होते, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है या कोई और नॉमिनी डायरेक्टर है, किसी क्रेडिटर्स का नॉमिनी डायरेक्टर है, फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर है, कुछ इस तरह के डायरेक्टर जो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, तो ये एज ए डायरेक्टर उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उस मीटिंग में जब कोई डिसीजन हो रहा होगा, अगर ये मेंबर नहीं है तो वहां पे वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मेंबर हैं, शेयर होल्डर भी हैं, तो वहां पे एज ए मेंबर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। However, the directors do not have a right to vote at general meeting unless they are also member of the company। अगर तो वो भी मेंबर ऑफ कंपनी है, मेंबर ऑफ कंपनी में से हैं, तो वो जनरल मीटिंग में बैठ के वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो उनको वैसे, अगर वो मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर्स वैसे भी सारे के सारे डायरेक्टर्स को हक होता है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वोट हो रहा होगा तो जो नॉन मेंबर डायरेक्टर हैं वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। दे कैन देन वोट एट द मीटिंग एज ए मेंबर। तो ये डायरेक्टर जब मीटिंग में बैठे होंगे एज ए मेंबर वहां पर वोट कास्ट कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे, बात होने लगी है स्टैट्यूटरी मीटिंग की। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? मेरे बच्चे, इसको इस तरह समझो, मैंने और आप सब लोगों ने मिलकर एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैंने भी, आप लोगों ने भी, हम सब लोगों ने, और पब्लिक एट लार्ज ने, या बहुत सारे लोगों ने, पब्लिक लाजमी नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे। और हम ये भी साथ वो कर लेते हैं कि ये एक पब्लिक कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी बनी थी, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और हम सब लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। अब हुआ क्या कि हमने जब कंपनी की इन्वेस्टमेंट की, कंपनी के शेयर्स के अंदर, मेरे बच्चे, ये हमने पैसा लगाया है ना, और जो बंदा कहीं पे किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उसका पैसा लगा होता है, तो उसको हमेशा अपनी उस इन्वेस्टमेंट का एहसास रहता है। वो जानना चाहता है कि मैंने वो जो पैसा लगाया था उसका क्या बना, क्या वो कंपनी जिसमें मैंने पैसा खरीदा था, ये पैसा लगाया है, शेयर्स खरीदे थे, तो क्या वो कंपनी चल भी रही है कि नहीं, उस कंपनी की मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व है, वो कंपनी ऑपरेशनल हुई है कि नहीं, उस कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हमारा दिल कर रहा होता है कि हम जानना चाहें कि कितना कंपनी ने अभी तक पैसा इकट्ठा किया है, कितने शेयर इशू किए होंगे, कुछ इस तरह की जनरल सी बातें। तो मेरे बच्चे, अगर हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और ये पब्लिक कंपनी है, हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, और कंपनी हमें किसी तरह का कुछ कम्युनिकेट ना कर रही हो, अपने बारे में ना बता रही हो मजीद इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो हम परेशान हो रहे होते हैं। और गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो इसीलिए बनाती है ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जाए। अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि हम लोगों ने एक नई कंपनी के शेयर्स खरीदे और कंपनी की तरफ से हमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, तो हम डेफिनेटली, मेरे बच्चे, कुछ इस तरह का शिकार होंगे कि भाई ये क्या चक्कर है। होता है ना, जिस तरह कुछ लोगों ने कुछ किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, कोई प्लाट खरीदा होता है, और वहां पे हमेशा, और नहीं तो अगर वहां पे चक्कर लगा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं है, अलॉटमेंट वहां पे शुरू हुई है कि नहीं, और बाकी सारे मामला को। ये भी तो इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा रखी होती है।
तो यहां पर भी उनका दिल कर रहा होता है कि ये जो कंपनी है हमें बताए कि मामला क्या चल रहे हैं। और अगर कानून बीच में ना आता तो हो सकता है हम लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होते, साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर जाते और कंपनी की तरफ से हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन ही ना होती। 16 महीने गुजर चुके होते और हमारे साथ कोई बात ही ना हो रही होती। तो यहां पे लॉ बीच में आया और लॉ ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जब भी कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हो रही हो और वो एक पब्लिक कंपनी हो, तो उस कंपनी ने लाजमी तौर पे जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अच्छा देखो ये पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है उनकी यहाँ पे बात नहीं हो रही, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो इसलिए लॉ ने उसके ऊपर लाजम करार दे दिया कि वो जैसे ही इनकॉर्पोरेट होगी एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाएंगे। और ये नाम से जाहिर है स्टैट्यूटरी होता है कानूनी, एक ऐसी मीटिंग जो कानूनी हो, जो कानून लाजमी करता हो कंपनी के ऊपर कि भाई इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद आप लोगों ने एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी है। फौरन बाद क्या, एक हम देखेंगे अभी, ये मैक्सिमम 9 महीने के अंदर, इससे आगे नहीं जा सकती, 9 महीने के आगे नहीं जा सकती, ये 9 महीने के अंदर ही ये मीटिंग होनी है। और ये कानून कहता है, और ये कंपनी की जिंदगी में सिर्फ एक दफा ये मीटिंग होती है, ये बार बार मीटिंग नहीं होती, ये कंपनी की जिंदगी में सिर्फ एक दफा ये मीटिंग होती है जिसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। और ये होती भी किन कंपनीज के लिए? पब्लिक कंपनीज के लिए। अब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम सब लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और उस कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने के अंदर एक मीटिंग कॉल करनी है और हमें अपने बारे में कुछ, उस कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। बिल्कुल मेरे बच्चे, लेकिन सर मेरी फिक्र इस चीज के बारे में है कि अगर ये एक पब्लिक कंपनी है, हो सकता है इसके सैकड़ों हजारों मेंबर हो, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर जब ये मीटिंग कॉल करेंगे फिर तो वो जब सारे के सारे अगर मेंबर वहां पे पहुंच जाते हैं तो सारी ये जो मीटिंग है ये लगता है किसी ग्राउंड में होगी, किसी खुले ग्राउंड में होगी। तो ये तो बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी, बड़ी परेशानी नहीं हो जाएगी उस मीटिंग को मैनेज करना और सारा कुछ वहां पे। तो मेरे बच्चे यहां पर भी कानून ने आपके लिए एक सहूलत पैदा की है। ये जो कंपनी के मेंबर हैं जो उस मीटिंग में आएंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है और ये जानना चाहते हैं कि कंपनी कर क्या रही है। तो लॉ कहता है देखो, बजाय कि आप सब लोगों को वहीं पे इकट्ठा करके ही आप सबको बताओ, आप एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार करो और इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को कंपनी जब एक मीटिंग बुलाती है तो मीटिंग बुलाने के 21 दिन पहले मेरे बच्चे उसकी तरफ से मेंबर्स को एक नोटिस भी जा रहा होता है। जब भी कंपनी की मीटिंग हो रही होती है, मीटिंग बुला रही होती है कंपनी, मीटिंग से 21 दिन पहले सब मेंबर को एक नोटिस भी जा रहा होता है, लाजमी तौर पे जाता है। तो लॉ कहता है कि आप उस नोटिस के साथ एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सारे मेंबर्स को भेज दीजिएगा। सर ये क्या बात कर रहे हो, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहां से आ गई, ये क्या है? मेरे बच्चे, ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है एक्चुअली में हमने इसके अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को ही डिस्कस करना होता है, और इसी बेस के ऊपर उसका नाम भी स्टैट्यूटरी भी है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वो भी एक कानूनी रिपोर्ट है जो हमने इस मीटिंग में बैठ के डिस्कस करनी है। तो हुआ क्या, वो जो सारे लोगों के आने का डर था उसका क्या मामला हुआ? तो मेरे बच्चे हमने क्या किया, हमने एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तैयार की और इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जो मेंबर्स जानना चाहते हैं। अब जब हमने 21 दिन पहले, मान लो कि आज की डेट के ऊपर आज 1 जनवरी 2021 है, तो 1 जनवरी 2021 को कंपनी की मीटिंग थी। तो इससे 21 दिन पहले कोई 9-10 जनवरी तक दिसंबर तक हम कंपनी की मीटिंग का नोटिस भेज चुके होंगे मेंबर्स को। जब वो नोटिस हमने मेंबर्स को भेजा था उसी वक्त हमने उस नोटिस के साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी भेज दी और इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जो कंपनी के वो मेंबर्स कंपनी के बारे में जानना चाहते थे, जिन्होंने शुरू में कंपनी में पैसा लगाया है, जो घबराए बैठे थे पता नहीं कंपनी कर क्या रही है। तो हमने उनको सारी इंफॉर्मेशन उनको घर बैठे ही इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के जरिए पहुंचा दी। जब वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनको तसल्ली हो जाएगी। अब उनमें से बड़े सारे लोग आएंगे नहीं, जो कुछ आएंगे, अगर किसी के दिमाग में मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आ जाए मीटिंग के अंदर और आके उसको डिस्कस कर ले। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में सर, इसका आपका कहने का ये मतलब है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल के मेंबर्स को उनके घर भेज रहे होंगे और वो वहीं पे बैठकर उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मीटिंग में आ जाएंगे, अदरवाइज मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे बच्चे ऐसे ही है।
अब इसका मतलब सर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है? अगर देखो मेरे बच्चे, एक तो रट्टा लगाना है, एक है समझ के रट्टा लगाना, तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में सर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही होती? देखो मेरे बच्चे, अगर मैं और आपने मिलकर इस किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हो, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा होगा उस कंपनी के बारे में, हम कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें? हमारा दिल कर रहा होगा कंपनी ये बताए कि कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू किए हैं अभी तक। हमारा दिल नहीं करेगा कि हम भी शेयर होल्डर हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं और शेयर इशू करके कितना पैसा इकट्ठा किया है, कितना कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल वो इकट्ठा किया है, हमें उसका भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। कंपनी की मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं, कौन लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंपनी के जो बड़े हैं उनका हमें बताया जाए। कंपनी की जो रसीड्स एंड पेमेंट है, रसीड्स एंड पेमेंट, कंपनी ने अभी तक कितना पैसा इकट्ठा किया अपनी एक्टिविटी से, सारे शेयर इशू करके, सारे मामला से, और कितना अभी तक खर्चा किया, उसका हमें बताया जाए। इसके अलावा एक अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे, उस अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट का हमें बताया जाए कि उसको हमने अवेल किया या नहीं किया। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करवाना हो तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को भी मॉडिफाई करवाने के लिए इस नोटिस के अंदर डिटेल उसकी भेज देगी, इस रिपोर्ट के अंदर सारी डिटेल उसके लिखकर भेज देगी, इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हमने मॉडिफाई करवाना है, तो वो भी हम इस रिपोर्ट में डाल के भेज देंगे ताकि लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह देख कर आए। तो ये इस तरह की मेरे बच्चे इंफॉर्मेशन आ रही होगी जो कि हम जानना चाहते हैं। जब यही सारी इंफॉर्मेशन मुझे घर बैठे मिल गई कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, कैपिटल कितना है, मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, रसीट्स एंड पेमेंट कितनी है, कोई अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या मामला हुआ था, है कोई और इस तरह की जो बातें हैं, वो सारी की सारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में मुझे घर बैठे मिल जाएंगी। मैं पढ़ ली तो उसके बाद मेरी तसल्ली होगी, अब मैं मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी। तो ये मेरे बच्चे स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब आगे जरा इसको देख लें, रिक्वायरमेंट टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। किस कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी होती है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, याद रखो, सिर्फ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल shall hold a general meeting of the members of the company to be called statutory meeting। ये वो पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, उसने लाजमी तौर पे एक मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है, एक जनरल मीटिंग बुलानी है, जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। In case first annual general meeting of the company is decided to be held earlier, no statutory meeting shall be required। ये हम आगे पढ़ेंगे, एजीएम जब डिस्कस करेंगे ना, ये एजीएम में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह वहां पे जो एजीएम, अगर आप इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान एजीएम करवा लेते हो जिसमें हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी थी, फिर आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक एक्सेप्शन है कि कब एक पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। ये उसकी एक्सेप्शन है मेरे बेटे, ये एक्सेप्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है, बताओ हर कंपनी ने, हर पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ने जनरल स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी होती है, तो कब स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती? हम उस वक्त बता रहे होंगे कि अगर आप स्टैट्यूटरी मीटिंग के टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही, जिसमें कंपनी ने स्टैट्यूटरी मीटिंग लाजमी करवानी थी, उसी टाइम के दौरान अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर लेते हो, तो फिर आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। The requirement shall not apply to a public company which converts itself from a private company after 1 year of incorporation। कहता है ये जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक, ये स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की, ये उस पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होती जिसने इनकॉर्पोरेट होने के साल के बाद अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया। तो सर इसका मतलब ये हुआ, अगर एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साल के अंदर अंदर ही पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई हो, फिर उसको भी स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी पड़ेगी, याद रखिएगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी साल गुजरने के बाद, जैसे आज 1 जनवरी 2021 को एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, और ये प्राइवेट कंपनी 1 जनवरी 2022 को जाके इनकॉर्पोरेट हुई या इसके बाद जाके पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 31 दिसंबर 2021 तक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर मेरे बच्चे इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी पड़ेगी। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती, अनलेस के वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, और वो भी बनने के साल के अंदर अंदर ही। टाइम लिमिट कब करवानी होती है, अब इसको समझिएगा मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट भी है, और इस टाइमलाइन है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ 180 days from the date of commencement of business, 9 months from the date of its incorporation। अगर आपको याद हो, हमने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पढ़ के आए हैं कि कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की भी जरूरत होती है। कंपनीज उस वक्त तक बिजनेस शुरू नहीं कर सकती
जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए, जो पब्लिक कंपनी है, और उसी पब्लिक कंपनी तो स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी है। तो हुआ क्या कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आज 1 जनवरी 2021 को मेरे बच्चे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। याद रखो, इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने के अंदर अगर ये कंपनी 1 जनवरी 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई है, दिमाग में पक्का रख लीजिएगा कि 30 सितंबर 2021 तक लाजमी तौर पे इसकी स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जानी चाहिए। ये हद है। 30 सितंबर 2021 से आगे ये मीटिंग अब नहीं जा सकती अगर ये 1 जनवरी 2021 को बनी है, क्योंकि 9 महीने मैक्सिमम टाइम है, इससे आगे कंपनी की मीटिंग नहीं जा सकती स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो सर आपका ये कहने का मतलब है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग 9 महीने से आगे नहीं जा सकती, लेकिन पहले हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है? कह रहा है स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद एन अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनमें से जो भी पहले आ जाए, इनमें से जो भी डेट पहले आ जाए। ये क्या मतलब सर? तो मेरे बच्चे, इस कंपनी ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जनवरी 2021 को, लेकिन इसको जो मिला सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है अलग से, वो 4-5 तरह की कंडीशंस पूरा करके। इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला 30 जून 2021 को। इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला 30 जून 2021 को। अब मेरे बच्चे, इस 30 जून 2021 में आपने 180 डेज ऐड करने हैं। ये कहां तक जाते हैं? अगर देखा जाए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 180 डेज मतलब तकरीबन कोई 6 महीने। लेकिन महीनों की आपने बात नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो 6 महीने तक जितने भी वो हो रहे होता है, टाइम बता रहा होता है, उसको डेज में बताता है। 6 महीने से ऊपर मंथ की बात करता है, जैसे 9 मंथ्स और 180 डेज। अगर ये 7 महीने होते तो 7 महीने बता रहा होता, लेकिन अगर वो 5 महीने होते तो तब भी ये कह रहा होता कि 150 दिन, कुछ इस तरह की बात कर रहा होता। तो कहने का ये मतलब है कि मेरे बच्चे, 30 जून 2021 को कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहां पे मिला। इसके 180 डेज कहां तक बनते हैं? तकरीबन ये दिसंबर, ये हम ये कहते हैं 30 दिसंबर 2021 तक इसका ये डेट बनती थी मेरे बच्चे 180 डेज की। यहां पे जाके इसके 180 डेज पूरे हो रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, 30 सितंबर 2021 पहले आ रहा है या 30 दिसंबर 2021 पहले आ रहा है? पक्की बात है मेरे बच्चे, 30 सितंबर 2021 पहले आ रहा है। तो फिर आपने 30 सितंबर 2021 तक ही मीटिंग करवानी है, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करवानी है? अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के 180 दिन, इनमें से जो पहले डेट आ जाए। इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने भी देखो और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के 180 दिन भी देखो, फिर इनमें से जो पहले डेट आ रही होगी उस डेट तक आपने लाजमी मीटिंग करवा देनी है। तो मेरे बच्चे, यहां पे कौन सी डेट बन रही है? 30 सितंबर 2021। अगर मेरे बच्चे मैं ये कहूं कि इस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया था, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला है 28 फरवरी 2021 को, इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया। तो अब इसके 180 डेज कहां तक जा रहे होंगे? देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तकरीबन कोई 30 अगस्त 2021। अब मैं अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चे, 30 सितंबर पहले आ रहा है या 30 अगस्त पहले आ रहा है? तो सर 30 अगस्त 2021 पहले आ रहा है। तो फिर आपको मीटिंग कहां पे करवानी पड़ेगी? 30 अगस्त 2021 से पहले या इस डेट तक आपने लाजमी मीटिंग करवा देनी है। फिर आपने 30 सितंबर 2021 का वेट नहीं करना, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि अर्लियर ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला है, अच्छा ये नहीं कि बिजनेस शुरू किया है, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया है उससे 180 दिन और इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने, इनमें से जो पहले डेट आ जाए। तो इस डेट को लाजमी मेरे बच्चे दिमाग में रखिएगा। और इसका एक मैं चीज हमेशा बच्चों के आसानी उनके लिए पैदा करने की कोशिश की जा रही होती है कि एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, अगर इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के अंदर 1 जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 30 मार्च
30 मार्च 2021 के दरमियान यहाँ पे कहीं पर भी इसको पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है तो पक्की बात है मेरे बच्चे, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट पहले आएगी। लेकिन अगर 3 महीने के बाद जाके इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट बाद में आएगी। तो अगर इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के अंदर अंदर ही इनको सीसीबी मिल गया है, फिर आंखें बंद करके आपने सीसीबी की डेट से आगे 180 दिन उसको बता देने कि इस डेट तक इस कंपनी ने लाजमी तौर पे स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी है। लेकिन अगर उसको इनकॉर्पोरेशन की डेट बता रहा होगा और सीसीबी की डेट बता रहा होगा, अगर ये इनकॉर्पोरेशन की डेट से 3 महीने के बाद मिला है सीसीबी, फिर पक्की बात है कि आपको इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने के लिहाज से मीटिंग करवानी होगी, क्योंकि पहले 3 महीने यहां पे पूरे हुए तो आगे अगर हम बात कर रहे हो 180 दिनों की बात कर रहे हो तो 6 महीने बनते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे नोटिस, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी जब भी मीटिंग करवा रही होती है लाजमी तौर पे उस कंपनी की मीटिंग का नोटिस जाता है, नोटिस भी जाना है और कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होगी कि क्या कुछ इसमें आ रहा होता है, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया भी था वही बात यहाँ पे लिखी आ रही है। और याद रख लीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि सर हो सकता है वो पेपर में कंटेंट्स ना पूछे, मेरे बच्चे लाजमी पूछेगा और पूछ चुका है कि बताओ कंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बताओ, तो ये आपको बताने पड़ेंगे। और हरगिज़ मुश्किल बात नहीं कि कंपनी ने अभी तक कितने शेयर अलॉट किए, इतनी भी बात लिख दो कि काम चल जाएगा। और जब शेयर इशू किए हैं, कुछ कंपनी ने कैश में शेयर इशू किए होंगे, कैश लिया होगा, कुछ हो सकता है अदर देन कैश भी इशू किए हों, किसी से कोई प्रॉपर्टी ले ली है, किसी से कोई प्लांट ले लिया है, मशीन ले लिया है, इक्विपमेंट ले लिया है, किसी से कोई प्लॉट ले लिया है, इस तरह का मामला भी हो सकता है फैक्ट्री के लिए। तो शेयर्स, कितने शेयर अलॉट हुए और बताना है अलग-अलग करके इन शेयर्स को कि कितने शेयर्स इन कैश अलॉट हुए हैं और कितने अदर देन कैश या अदर कंसिडरेशन में हमने शेयर्स को अलॉट किया है। टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, अभी तक हमने शेयर्स को इश्यू करके यानी कि शेयर्स अलॉट कितने किए और शेयर इश्यू करके पैसा कितना इकट्ठा किया। एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेड अप टू डेट ऑफ विद इन 15 डेज ऑफ दिस रिपोर्ट, इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के 15 दिन तक की, 15 दिन के पीछे तक की सारी रिपोर्ट, इस रिसीट्स एंड पेमेंट की जो डिटेल है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट की इस रिपोर्ट में आ रही हो, यानी कि रिसीट्स एंड पेमेंट भी कुछ इन्होंने बतानी है, उसका एब्स्ट्रैक्ट बताना है। और इसमें क्या कुछ आ रहा होगा रिसीट एंड पेमेंट में कि रिसीट्स फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सोर्सेज के जहां जहां से भी हमने पैसा इकट्ठा किया है। पेमेंट्स मेड, जो कंपनी ने पैसे पे किए हैं किसी को, उसकी डिटेल, कितना पैसा अभी हाथ में पड़ा हुआ है। An account or estimate of the preliminary expenses of the company showing separately any commission or discount paid are to be paid on issue of shares. जो प्रिलिमिनरी इशू में जो कंपनी की बनाने के ऊपर और चलाने के ऊपर जो खर्चे हुए हैं उनकी डिटेल बतानी है। और अगर शेयर्स इशू करने के ऊपर हमने कोई कमीशन पे की है, कोई डिस्काउंट दिया है, उसकी डिटेल भी बतानी है। अब मेरे बच्चे बात होती है ये विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट। ये बच्चे अक्सर इसके ऊपर कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं और इसको डिस्कस भी कर रहे होते हैं सर इसका क्या मतलब है। तो मेरे बच्चे इसको देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें, हमने ये डिस्कस किया है कि कंपनी जिस दिन भी ये मीटिंग करवा रही होगी, ये स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही होगी मेरे बच्चे, जिस दिन भी ये मीटिंग हो रही होगी, इस मीटिंग से पीछे 21 दिन पहले इस मीटिंग का नोटिस जाना है, इस मीटिंग का नोटिस जाना है। और इसी टाइम पर कहीं पर भी ये रसीट्स एंड पेमेंट की रिपोर्ट भी बन रही होगी, रसीट्स एंड पेमेंट की रिपोर्ट भी बन रही होगी। तो जिस दिन ये रसीट्स एंड पेमेंट तैयार हुई है, जैसे हम ये कहते हैं कि हमने जो मीटिंग करवाई है, मीटिंग मेरे बच्चे करवाई हमने 21 जनवरी 2021 को हमने एक मीटिंग कॉल की। तो इसका 1 जनवरी 2021 तक नोटिस जा चुका होगा, 1 जनवरी 2021 तक नोटिस जा चुका होगा, बिल्कुल। और इसी नोटिस में हमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी डाल दी है और उस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में रसीट्स एंड पेमेंट की डिटेल भी आ रही है। तो हो सकता है हमने कोई 25 दिसंबर 2020 को हमने ये रिपोर्ट तैयार की, हो सकता है ना मेरे बच्चे, जो हमने नोटिस में फिर ऐड करके भेजी है, बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है। तो 25 दिसंबर 2020 को हमने जब ये रिपोर्ट तैयार की है, कहता है ये रिपोर्ट जबकि कंपनी बनी है इसमें सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। हाँ, पिछले 15 दिन की अगर इसमें डिटेल ना भी हुई ना, उसकी खैर। जैसे अगर ये 25 दिसंबर को हमने रिपोर्ट तैयार की थी, जो हमने मेंबर्स को भेजी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, अगर इस रिपोर्ट में 25 दिसंबर से लेके पीछे 10 दिसंबर तक की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, काम चल जाएगा, दैट डजंट मैटर। यानी कि ये रिपोर्ट जो हमें मिली है, जिस दिन की कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन से लेकर 10 दिसंबर तक सारी डिटेल उसमें आनी चाहिए।
अगर 10 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक पिछले जब ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो भी रिपोर्ट की डेट आ रही है, उससे पीछे 15 दिन की इंफॉर्मेशन उसमें ना भी हुई ना अपडेटेड, तो दैट डजंट मैटर। उसमें भी कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट हुई होंगी, अगर वो बीच में नहीं आई कोई मसला नहीं, लेकिन उससे पीछे सारी की सारी डिटेल लाजमी तौर पे इस रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। द नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइजर, वही कंपनी के जो बड़े हैं, बड़े कौन कौन से, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ऑडिटर एंड लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी, एंड द चेंजेस इफ एनी सिंस इनकॉर्पोरेशन। ये इनके बड़ों के बारे में बताना है, और कोई इनमें चेंज हुआ हो तो उसके बारे में हमने बताना है। इनकॉर्पोरेशन से लेकर अभी तक इनमें कोई चेंज तो नहीं हुआ। द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू मॉडिफाइड फॉर विच अप्रूवल ऑफ द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टुगेदर विद प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन। अगर ये मीटिंग जनरल मीटिंग थी, मेंबर्स की मीटिंग थी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करवाना है जिसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए थी, और वो हमने रिपोर्ट में यहाँ पे शामिल किया है, तो उसके मजीद पर्टिकुलर्स भी मेंबर्स को बताने हैं, डिटेल भी बतानी है कि भाई ये डिटेल है इस कॉन्ट्रैक्ट की और हमें इसमें मॉडिफिकेशन करवानी है और आपकी इजाजत दरकार है। The extent to which underwriting contract have been carried out together with the reasons for their not having been carried out. Underwriting contract क्या होता है? ये मीटिंग कौन सी कंपनी करवा रही है मेरे बच्चे? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। और इसी कंपनी के लिए हमने लाजम करा दिया था कि इस कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस को शुरू करने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना है। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए इसको हमने एक रिक्वायरमेंट रखी थी, इसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी इकट्ठी करनी है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठी नहीं होती थी शेयर इशू करके, तो इस कंपनी को सीसीबी अलॉट नहीं होता था और ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे होता क्या है, एक कंपनी, मान लो मैंने और आपने मिलकर एक कंपनी बनाई है, हमें लग रहा है कि जब हम कंपनी के शेयर इशू करेंगे तो पब्लिक इस कंपनी में अभी इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, और जो रिक्वायर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो हम शेयर इशू करके पब्लिक से इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमें सीसीबी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा? सीसीबी को लेने के लिए हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाजमी तौर पे शेयर इशू करके रजिस्ट्रार को दिखानी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक बैंक के पास। हम गए एक बैंक के पास, बैंक को कहा कि देखो जी, हमारी 1 करोड़ रुपया मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो हमने इकट्ठी करनी है, हमें लग रहा है कि हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, हमें हमारे पास 80 लाख तक हमें लग रहा है कि इकट्ठा हो जाएगा, इतने के लोग शेयर्स को सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन 20 लाख ही हो सकता है हमें कमी हो। तो हम आपके साथ अरेंजमेंट करने आ रहे हैं, आप हमारे साथ अरेंजमेंट कर लो, जितनी कमी रह जाएगी शेयर्स में, शेयर इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर, उतने शेयर्स आप ले लीजिएगा। अरेंजमेंट कर लो, जो भी है आपने उनको शेयर्स देने हैं, उसके बदले में क्या करना कराना है वो उनके साथ अरेंजमेंट कर लो। तो यहां पे इस तरह का जो हमारा अरेंजमेंट हुआ होता है बैंक के साथ, ताकि हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा कर लें, मेरे बच्चे इस अरेंजमेंट को कहते हैं ये अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कंपनी ने कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था? अगर किया था, क्या उसको कैरी आउट किया, यानी कि उसकी फिर नौबत आई भी कि नहीं? क्या हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे पास अगर शेयर इशू करके पूरी नहीं हुई थी, क्या हमने उस अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट को अवेल किया? अगर नहीं किया तो फिर उसके रीजन क्या थे, यानी कि हमने फिर क्या कैसे पैसा इकट्ठा किया? क्या पब्लिक से इकट्ठा हुआ या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट की और किसी बंदे को आपने शेयर्स ऑफर किए? एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड पेएबल फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। अगर हमने अपने शेयर्स को इशू करते वक्त कोई कमीशन पे की है किसी को, होता है ना, जिस तरह वो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, उनके प्लाट बकवाने में जो उनकी मदद कर रहा है उसको कुछ कमीशन रखी होती है, तो यहाँ पर भी हमने शेयर्स को इशू करने में, शुरू में सेल करने में, क्या हमने कोई कमीशन भी लोगों को पे किए हैं? और क्या ब्रोकरेज एक्सपेंस भी हमने कोई पे किया है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर हमने शेयर लोगों को ऑफर किए हैं, क्योंकि एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी शेयर ऑफर कर सकती है, उसको साथ ही लिस्ट भी होना पड़ेगा। अगर वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, वो बातें याद करो। तो ब्रोकरेज कोई एक्सपेंस हमने पे किया, ब्रोकर को जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होते हैं, तो उसकी भी डिटेल हमें बताई जाए। रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। अब दूसरी बात आ गई, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। सर ये क्या है, ये कहां से आ गई बीच में? देखो मेरे बच्चे, इस रिपोर्ट के अंदर हमने रसीट्स एंड पेमेंट का जिक्र किया था। जी सर, बिल्कुल किया था, लेकिन वो रसीट्स एंड पेमेंट किसने तैयार करके कंपनी की इस रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में डाली है? सर मैनेजमेंट ने। तो हमें क्या गारंटी है कि मैनेजमेंट ने रसीट्स एंड पेमेंट सही बनाई होंगी? सर ये तो बात सही है, हो सकता है उन्होंने बीच में मैनिपुलेशन की हो, उन्होंने जानबूझ के कम या ज्यादा रसीट्स एंड पेमेंट बताई हो, तो फिर क्या करेंगे? तो इस रसीट्स एंड पेमेंट के साथ वो कहता है कि एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाओ, ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाओ जो इस बात को ऑथेंटिकेट कर रहा होगा, इस बात को मान लेके प्रूव कर रहा होगा कि जो रसीट्स एंड पेमेंट में डिटेल आ रही है वो सही है। कहता है कि जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड और रसीट्स एंड पेमेंट, इन 3 चीजों के साथ ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाओ। जो शेयर्स के लॉट, जहां जहां पे पैसा इन्वॉल्व है,
अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अलॉट करके जो पैसा इकट्ठा किया है, और रसीट्स एंड पेमेंट, इन तीनों चीजों के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगी हो जो कि बता रही हो कि ये इनमें जो बातें लिखी हुई हैं, इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी होगी इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ, लेकिन इन तीन चीजों को वो वेरीफाई कर रहा होगा ऑडिटर की रिपोर्ट। सर्टिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, कौन ऑथेंटिकेट करेगा इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को, किसके साइन आ रहे होंगे इसके ऊपर। रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर, एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी आल्सो बाय सीएफओ। यानी कि 3 लोग मेरे बच्चे इसके ऊपर 3 लोगों के साइन आ रहे होंगे, सीईओ के, चीफ एग्जीक्यूटिव के, प्लस एटलीस्ट एक डायरेक्टर के। सारे डायरेक्टर में से कम एक डायरेक्टर लाजमी साइन कर दे, और अगर ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी है तो फिर साथ सीएफओ भी। तो 3 लोगों के साइन इसके ऊपर आ रहे होंगे अगर ये लिस्टेड कंपनी है। अगर ये अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो फिर मेरे बच्चे कम से कम 2 लोगों के साइन उसके ऊपर लाजमी आ रहे होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर में से किसी एक डायरेक्टर के। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, मेरे बच्चे ये इस रिपोर्ट को हमने रजिस्ट्रार के पास भी फाइल कर देना। जैसे हम नोटिस के साथ मेंबर्स को भेज रहे होंगे रिपोर्ट, फौरन ही उसी वक्त हमने रजिस्ट्रार को भी ये रिपोर्ट फाइल कर देनी है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग, अब देखो हम सारे लोग उस कंपनी की मीटिंग में बैठे हुए हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग में बैठे हुए हैं, और हम इधर उधर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार इतने ही मेंबर हैं कंपनी की, इस कंपनी के, या और भी हैं, हमें पता नहीं चल रहा। तो वहीं पे कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर भी पड़ा होगा। लॉ कहता है कंपनी को कि उसी जगह के ऊपर जहां पे ये मीटिंग हो रही होगी, आपने कंपनी के जो टोटल मेंबर हैं उनका रजिस्टर भी वहां पे डिटेल भी रख देनी है, ताकि कोई मेंबर अगर वहां से उठ के उस रजिस्टर को देखना चाहे कि कितने मेंबर हैं टोटल कंपनी के, वो देख सके। द डायरेक्टर शैल कॉज लिस्ट the names, occupation, nationality, addresses of the members of the company and the number of shares held by them, कि कौन कौन किस नाम क्या है उनका, कहां पे रहते हैं, नेशनैलिटी क्या है, टोटल एड्रेसेस सबके, और कितने कितने शेयर्स उनके पास हैं, उसकी एक लिस्ट वहां पे प्रोड्यूस कर देंगे, वहां पे रख देंगे जहां पे मीटिंग हो रही होगी। कोई बंदा उसको देखना चाहे तो ड्यूरिंग द मीटिंग ओपन होगी, वो जाके उसको एक्सेस करके उसको देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ मेंबर, वही बात होगी। डिस्कशन एट मीटिंग, अच्छा इसको भी जरा थोड़ा सा समझिएगा। कहता है कि ये जो कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही है, आज मान लो कि ये कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग हो रही है, यहाँ पे हम सारे मेंबर बैठे हुए, इसमें जो दिल करता है, कहता है आप जो पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो कर लो, लेकिन याद रखो अगर कोई रेजोल्यूशन पास करनी है, किसी चीज के ऊपर वोटिंग करवा के आपने कोई रेजोल्यूशन पास करनी है और वो चीज नोटिस में नहीं थी, वो नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आज सारे मेंबर इकट्ठे हुए हों, कंपनी को मौका मिल गया है, मैनेजमेंट को कहती है कि चलो इनसे कोई रेजोल्यूशन पास करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस रेजोल्यूशन को आपने नोटिस में ना बताया हो, उस रेजोल्यूशन को मीटिंग में पास नहीं करवा सकते। हाँ, डिस्कस जो मर्जी कर लो, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सकता जो वो उस रेजोल्यूशन के बारे में जो मीटिंग में ना थी। ये कहते हैं कि ऐसा कर लो, फलाना कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करवा लो, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमने नोटिस के साथ भेजा ही नहीं था मेंबर्स को कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमने वहां पे अप्रूव करना है। तो जो चीज हमने नोटिस में भेजी होगी उसके लिए रेजोल्यूशन भी पास हो सकती है, उसको मान लो कि डिस्कस तो जो दिल करता है कर लो, लेकिन रेजोल्यूशन वही पास होगी जिस चीज के लिए आपने नोटिस के अंदर जिसका जिक्र किया होगा। अगर नोटिस में किसी चीज का जिक्र नहीं किया और एक रेजोल्यूशन आप वहां पे अचानक ही पास करवाना चाहें, अचानक एजेंडा ले आए, नया जी ये एक मामला है, आप लोग इकट्ठे तो हैं ही, चलिए इसको भी प्रूव कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े सारे मेंबर आए नहीं होंगे मीटिंग के अंदर। उनको कौन सा पता था वहां पे कोई रेजोल्यूशन भी इस तरह अचानक भी आ जानी है और उसको पास करना पड़ जाना है। तो ये एक मामला है। डिस्कशन हो सकती है मीटिंग के अंदर, लेकिन कोई नए सिरे से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मीटिंग में टोटल का 75 हो, तो मेरे बच्चे चाहे 10 मेंबर हो, चाहे कोई भी ना आया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे 20 लोग बैठे हो, इसलिए तो कह रहे हैं कि वहां पे रेजोल्यूशन नहीं कोई पास नहीं होगी। जितने भी मेंबर हैं, जो अब देखो ना, देखो हमजा हुआ क्या था, हम सब लोगों को इस कंपनी की मीटिंग का नोटिस मिला था, बिल्कुल सर मिला था, और इसमें लिखा हुआ था एक फलाने मामले के लिए, फलाने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेजोल्यूशन भी पास करनी है, हमें ये नोटिस मिला। हमने कहा कि यार ये कोई फारिग सी रेजोल्यूशन है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नहीं जाता मीटिंग के अंदर। अब जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इस रेजोल्यूशन को भी पास किया और अचानक से एक नई रेजोल्यूशन भी ले आए। भाई ये तो मेंबर्स को मिल गया था नोटिस, कोई नहीं आया, वो अपनी मर्जी उसकी, जो आगे हैं वो पास कर सकते हैं, चाहे जितने मर्जी मेंबर हो, चाहे 10 मेंबर हो, 10% हो, हमें उससे कोई नहीं, कोरम पूरा हो रहा, वो आगे हम पढ़ेंगे कोरम कितना होना चाहिए मीटिंग का। तो अगर कोरम पूरा था, जो मर्जी रेजोल्यूशन वो जो नोटिस में थी वो तो पास हो सकती है, लेकिन वहां पे अचानक से नई रेजोल्यूशन उसी वक्त मेंबर्स को बता के उनसे पास नहीं करवाई जा सकती। डिस्कस जो दिल करता है कर लो, लेकिन नई रेजोल्यूशन पास नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि वो सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए था नोटिस के थ्रू।
हो सकता है कोई मेंबर उसको उसके ऊपर एग्री ना होता, वो तो ये समझे थे कि सिर्फ ये रेजोल्यूशन पास होनी है जो नोटिस के अंदर है, अचानक से नहीं। ये वैसे भी मीटिंग में कंपनी में होता भी नहीं, जो रेजोल्यूशन नोटिस में हमने जिक्र ना किया हो वो कंपनी की मीटिंग में पास नहीं होती, सिर्फ वही पास होती है जिसका हमने नोटिस में जिक्र किया होता है। अर्जनमेंट, ये मीटिंग अर्जन भी हो सकती है, यानी कि आज हमने स्टैच्यू मीटिंग कॉल की हुई थी मेरे बच्चे, स्टैच्यू मीटिंग हो सकता है इसका कोरम पूरा ना हुआ हो, या हो सकता है कोरम के अलावा, अगर ये कोरम के अलावा का कोई मामला हो कि जो बातें हमने इसमें जो सारी डिस्कस करनी थी वो सारे उस टाइम के अंदर डिस्कस ना हो सकी, कुछ अभी बातें रहती थी वो बातें, अब ये क्या होगी, ये मीटिंग अर्जन हो जाएगी। अर्जन का मतलब क्या है, ये मीटिंग मुलतवी होके नेक्स्ट वीक इसी दिन इसी जगह पे दोबारा से होगी, या कोई और टाइम जो इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा। तो द मीटिंग में adjourn from time to time at any adjourned meeting any resolution of which notice has been given in accordance with the article either before or after the original meeting may be passed and an adjourned meeting shall have the same power as an original meeting। कहता है कि आज मीटिंग adjourn हुई या आज नहीं हो सकी तो ये मीटिंग अगले वीक में चलेगी। अब जब अगले वीक में मीटिंग हो रही होगी या जितने दिनों के बाद ये मीटिंग हमने दोबारा रखी है, अगर इस मीटिंग में जो मजीद आप कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हो तो उस मीटिंग से पहले आप नोटिस दे दो, नोटिस दे दो। नोटिस अगर दे दिया है तो फिर भी आप उस मीटिंग में रेजोल्यूशन नए सिरे से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन याद रखो नोटिस 21 दिन का होना चाहिए, अनलेस के सारे मेंबर जो हैं वो शॉर्ट नोटिस के ऊपर एग्री हो जाए। तो यहाँ पे सारे के सारे मेंबर अगर शॉर्ट नोटिस के ऊपर एग्री होंगे कि ठीक है शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी मीटिंग वो कर लो, कोई नोटिस हमने दे दिया है 10-12 दिन पहले मीटिंग से, दोबारा हमने कोई 14 दिन के बाद हमने दोबारा मीटिंग कॉल की है और हमने एक सारे मेंबर्स की एक नया नोटिस भेजा कि भाई इस दिन को मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हमने ये नई रेजोल्यूशन भी पास करनी है, तो वो हो सकती है। यानी कि अगर कोई मीटिंग अर्जन हो जाती है, अर्जन होकर नेक्स्ट वीक में गई है, उसमें कोई नई रेजोल्यूशन आप पास करना चाहो तो मेंबर्स को नोटिस देकर पास कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चे स्टैट्यू मीटिंग से रिलेटेड सारी डिस्कशन थी। इंशाल्लाह कल आगे एजीएम और ईजीएम दोनों इंशाल्लाह डिस्कस होंगी, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। और कल टेस्ट भी है हमारा, चैप्टर नंबर 13 का हमारा कल टेस्ट है, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे कल क्लास भी होगी और टेस्ट भी होगा। अल्लाह हाफिज।